नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज के इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात हर कोई जानता है कि ये कोई आम क्लास नहीं है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि भैया यहाँ पर मैं आपको कराने वाला हूँ जीके जीएस का पेपर नंबर 6। कौन सा है जी? 6वें नंबर का पेपर करत रहे जी। तो हम बात करते हैं जितने बच्चे क्लास से आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं पोर्शंस को जो स्टार्ट यहाँ पर किया जा रहा है, ये कौन से पोर्शन को स्टार्ट किया जा रहा है सर? यहाँ पर हम ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही लेवल्स के एग्जामों को तैयार करते हुए एक बीच का पेपर लेके आते हैं। मतलब वो रहता है कि बहुत ज्यादा टफ भी नहीं रहता। राम राम भाई से, राम राम भाई श्रांत, के ढंग से है? ठीक चल रहा है काम? चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं कराऊंगा आपको आरआरबी एनटीपीसी का हिसाब किताब, वो भी सिस्टम टाइट वाला। आरआरबी एनटीपीसी का हिसाब किताब 2025 नहीं 2026 के लिए। और ये लेवल क्या रहेगा बच्चे? इसका ग्रेजुएट का लेवल अलग रहेगा, ग्रेजुएट का लेवल इसमें अलग रहेगा और अंडर ग्रेजुएट का लेवल आपका अलग रहेगा। ग्रेजुएट अलग, अंडर ग्रेजुएट अलग, ठीक से। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई यहाँ पे ना हम क्या कर लेंगे, पूरा डिस्कशन हो जाएगा। यहाँ पर पूरा डिस्कशन हो जाएगा आपका हर एक तरीके से। हर एक तरीके का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ पर जो डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा वो पूरी कंप्लीट जीएस का देखने को मिल जाएगा। वो कंप्लीट जीएस का डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा। साथ में साइंस भी होगी, ठीक है। कंप्लीट जीके का डिस्कशन तो होगा ही, साथ में साइंस भी होगी। जीके है, साथ में साइंस भी होगी, साथ में स्टैटिक भी होगी, साथ में आपका करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है। तो ये सारे ही पोर्शंस हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पर 40 क्वेश्चन होंगे और ये 6वें नंबर का है, ठीक। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, आंसर करिए। सवाल लाजवाब ना हो तो कह दियो, ठीक है। हमारी शुरुआत से यही पहचान है। और जो बहुत लंबे समय से जो बच्चे क्लास में आए हैं, आप जानते हैं कि हमारे यूपी का सिलेबस थोड़ा सा रुका हुआ था। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे कल से। कल से आपको यूपी का पता लग जाएगा। यूपी का सिलेबस आपका कुछ अलग लेवल पे शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए सर, टाइपिंग टेस्ट अच्छा नहीं गया, जीएस आपसे ही पढ़ाता, तो ऑब्वियसली बात है जीएस में तो अच्छा ही करोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है सवाल ये रहा। भारत में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमालय के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है। टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया कॉज विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। तो नॉर्थ वेस्ट हिमालय होता है, क्या यह उसमें कारण बनता है? तो मैं सच बताऊं तो बिल्कुल बनता है। अगर हम बात करते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, पश्चिमी विक्षोभ है, जो आपके भूमध्य सागर से उठता है। कहां से उठता है? भूमध्य सागर से उठता है। भूमध्य सागर से उठता है कहां से? भूमध्य सागर से उठता है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि मानसून की वापसी के समय तमिलनाडु तट पर वर्षा होती है। सच बताऊं तो ये भी सही है कि यह स्टेटमेंट यही होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर रिट्रीटिंग मानसून जो होता है ये तमिलनाडु तट पर वर्षा कराता है। तमिलनाडु तट पर रिट्रीटिंग मानसून वर्षा कराता है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। चलिए, आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक में आम की फसल को नुकसान पहुंचाती है, बहुत बढ़िया। और चौथा पॉइंट ये है कि काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में मई जून में आने वाले तूफान होते हैं। यह आपके बे ऑफ बंगाल से उठते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो इसमें ये जो स्टेटमेंट है मैंगो शावर जो होता है, ये केरल और कर्नाटक में आम की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये फायदा पहुंचाता है। आपने यही गलती कर दी बेटा। जो आम्र वर्षा होता है जिसको मैंगो शावर बोला जाता है, राइट, क्या बोलते हैं इसको? मैंगो शावर जिसको बोला जाता है, सही मायने में ये मैंगो शावर ही होता है जो यहाँ पर फायदा पहुंचाता है, ना कि नुकसान, ठीक है। चलो, ये प्री मानसून शावर्स होते हैं जो आम को पकने में मदद करते हैं। तो जब तक मानसून आता है तब तक आम मार्केट में उससे पहले आ जाते हैं, कारण यही होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है पहला, दूसरा और चौथा। इसमें तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ये आम को फायदा ही पहुंचाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में आपको ये देखने को मिलता है, यहां तो पूरा मानसून पहुंचता है, लेकिन काल वैसाखी जो होता है, नॉर्वेस्टर जो होता है, मई जून में आता है, राइट। 1 2 4 नुकसान नहीं पड़ा, बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर का सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की हार के बाद पेशवा कौन था जिसकी मृत्यु सदमे से हो गई थी? मतलब एक पेशवा है जो सदमे से जिनकी मृत्यु हो गई, हालांकि वो युद्ध में नहीं मारे गए, युद्ध क्षेत्र में नहीं मारे गए, वह घर पे रहकर मारे गए, ठीक है। युद्ध क्षेत्र के समीपवर्ती वह मारे गए। तो इनके बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, नाम है पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है। इनको नाना साहिब भी कहते हैं। उनके पुत्र की मृत्यु का सदमा वो नहीं झेल पाए थे और लगभग कुछ महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी।
मैं बताता हूं। देखो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 के बीच में यह रहे हैं पद पर। इनका नाम बाजीराव बल्लाल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर्स में से मुझे यही लगते हैं, क्योंकि ये है भी। इसके बाद आता है माधवराव प्रथम, ये बालाजी बाजीराव के बेटे हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर है बालाजी बाजीराव। 1740 से लेकर 61 इनकी मृत्यु हो जाती है 1761 में ही। ये जो मराठास का बैटल था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये किस किस के बीच में था? एक तरफ तो इसमें मराठा है और दूसरी तरफ है अहमद शाह अब्दाली। कौन है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली आपको देखने को मिल जाएगा, अहमद शाह अब्दाली। तो मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में अहमद शाह अब्दाली वॉन द बैटल एंड मराठा डिस्टिंग्विशली इस बैटल को हार जाएंगे और इसी वजह से दिक्कतें यहां पर होती हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज को भी समझ पाए होंगे। और यहां पर आपको समझना होगा, इसमें जो विश्वास राव हैं पेशवा के पुत्र हैं और सदाशिव राव हैं ये आपके जो है उनके चच्चा हैं। तो याद रखना, जो विश्वास राव हैं इनके बेटे मर जाते हैं इसमें। तो बाजीराव, बालाजी बाजीराव के पुत्र हैं विश्वास राव, इनकी डेथ हो जाती है। विश्वास राव की डेथ होती है, विश्वास राव, ठीक है, इनकी डेथ होती है। इनका सदमा ये नहीं झेल पाते। राइट, नेक्स्ट बनते हैं नारायण राव। नारायण राव के बाद बनते हैं माधव राव। माधव राव के बनते हैं नारायण माधव राव। ठीक है, तो याद रखना। तो करेक्ट आंसर इसमें यहां पर ये है मेरे लाल, कि करेक्ट आंसर होगा बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा सवाल ये रहा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और उनके गुरु कौन थे? बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। सवाल इसलिए अच्छा है कि इसमें गुरु का नाम पूछना ज्यादा जरूरी है। मतलब फाउंडर कौन है ये हर कोई जानता है, कोई भी बता देगा। राइट, कोई भी बता देगा कि भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे होंगे, हर कोई, मतलब चिरकुट से चिरकुट आदमी भी बता देगा कि सर जी इसके अंतर्गत जो करेक्ट आंसर है वो हरिहरा एंड बुक्का होगा। कौन है? हरिहरा एंड बुक्का होगा। लेकिन विद्यारण्य जो आपको देखने को मिलते हैं ये इनके गुरु हैं। विद्यारण्य हरिहर और बुक्का के गुरु हैं, जो 1336 में स्टैब्लिशमेंट का आदेश देते हैं। किसका? विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आपको अलग अलग 4 क्षेत्र देखने को मिलेंगे। विजयनगर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे 4 अलग अलग लोकेशन, एक्सटेंट आपको देखने को मिलेंगे। और सही बताऊं, सच बताऊं, तो ये जो 4 अलग अलग क्षेत्र है ना मेरे लाल, ये जो 4 अलग अलग क्षेत्र हैं ये कौन कौन से? संगम, सलु, तलु, अराविडु। संगम, सुलुव, सुलुव, तुलुव एंड अराविडु। तुलुव एंड अराविडु। दूसरा बात आती है कि चलो अराविडु की बात कर रहे हो तो संगम की बात करो, फाउंडर है हरिहरा एंड बुक्का। यहां आपके हो जाएंगे नरसिंह सुलभ, यहां हो जाएंगे वीर नरसिंह तुलुभ, और यहां पे आपके हो जाएंगे तिरुमल। कैपिटल क्या है सर? इनकी कैपिटल हम्पी, 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 पेनुगोंडा। बाद में चंद्रगिरी को अपनी कैपिटल बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो बहुत तगड़े तरीके से याद रखना। देखो अगर आप सबके सब अभी लाइक कर देंगे तो आराम से हम 200 के पार लाइकों को लेके जा सकते हैं। तो एक बार कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, पर आप तो अपने हैं, आपको भी अगर कहनी पड़े तो यार ये कैसी बात हो? अपनों से कहा थोड़ी जाता, अपनों से तो शिकायतें होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे। विद्यारण्य का याद रखना, इनके पिता का नाम भी कई बार पूछ रहे थे, इनके पिता का नाम ही संगम था। इनके पिता का नाम संगम था। हरिहर बुक का कन्वर्टेड थे। इनको जो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, वो जबरदस्ती कन्वर्ट करता है मुस्लिम धर्म में। ठीक, चौथे नंबर का सवाल ये रहा, भारत में थार मरुस्थल किस प्रकार की जलवायु का उदाहरण है? आपको थार मरुस्थल देखने को मिलता है, इसकी वार्षिक वर्षा कितनी है ये बतानी है। सर अगर हम बात करें, जैसे कोई कोई बच्चा है जो कह रहा है कि सर ये शीत मरुस्थल हो जाएगा, बेटा यहीं से भाला फेंक के मारूंगा। शीत मरुस्थल जो आपको देखने को मिलता है वो लेह में देखने को मिलता है। दैट इज इट, लेह, क्योंकि ठंडा होता है, 50 mm से कम वर्षा होती है, ठंडा एरिया भी तो है वो। ठीक है, चलिए देख नेक्स्ट बात अगर हम बात करते हैं, थार जो होता है ये है रेत के लिए फेमस है। इंदिरा गांधी जो नहर है थार को हरा भरा बना रही है, कोशिश में लगी हुई है, पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, बट यहाँ 150 mm से कम वर्षा होती है, 150 mm से भी कम वर्षा होती है। और ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाएगा। थोड़ा मेरे ख्याल से आप याद रखिए, 150 mm से कम वर्षा होती है तो थोड़ा याद रखना, उपोष्णीय कटिबंध आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, उपोष्ण कटिबंधीय, अब सी होगा। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करते हैं, ये शुष्क जलवायु होता तो ज्यादा अच्छा हो सकता था, शुष्क जलवायु ज्यादा अच्छा हो सकता था। एग्जांपल है दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल। भाई 150 होगी ना यहाँ पे तो। एक बच्चा कह रहा भाला भी चला लेते हो, नेशनल पे मेडल है चाचा, लिखे में ले रहे हो। ठीक बात, थोड़ा सा इसमें याद रखना। ठीक है, चलो थोड़ा सा याद रखना।
ओके, उपोष्ण कटिबंधीय 150 mm से कम रहती है, मानसूनी 200 mm से कम है। आगे हम बात करते हैं पांचवा, डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? डोडा बेटा पीक लोकेट करती है किस माउंटेन रेंज में और इसकी हाइट कितनी है? डोडा बेटा की हाइट के बारे में बता दीजिए। नमस्ते भाई पंकज, आज तो दोपहर वाली क्लास में भग गए थे हैं? का भौकाल जारी है? जी हाँ, भौकाल जारी है। सवाल आपके सामने, मुझे बताइए इसकी हाइट कितनी है और ये कहाँ देखने को मिलती है? सर तमिलनाडु में डोडा बेटा है, डोडा बेटा तमिलनाडु में है। पश्चिमी घाट सह्याद्री अगर हम बात करते हैं तो सही मायने में अगर देखें तो यह आपकी क्या यहाँ पर है? नहीं सर, ये 26-37 मीटर ऊंची डोडा बेटा है जो नीलगिरी हिल्स में देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट सह्याद्री आपको देखने को मिलेगी, हालांकि उसके अंतर्गत भी यही आएगी, राइट, उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगी। अन्नमलाई तमिलनाडु में है, शेवरॉय यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती। शेवरॉय मेरे ख्याल से ये नागालैंड में देखने को मिलती है, शेवरॉय नागालैंड में है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द शेवरॉय, बट हाँ थोड़ा सा इसमें याद रख लेंगे, कोई समस्या नहीं है। नीलगिरी पर्वत जो है वो तीनों राज्यों की बिल्कुल नोड पॉइंट पर है, मतलब तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक बिल्कुल उनके तीनों के बीचों बीच आपको नजर आती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 6वें नंबर का सवाल, सुंदरबन डेल्टा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? सुंदरबन जो डेल्टा है ये किन नदियों के बीच है? सर ये हुगली और पद्मा के बीच देखने को मिलता है। बहुत करेक्ट आंसर है सर, ये हुगली और पद्मा के बीच देखने को मिलेगा, हुगली नदी और पद्मा नदी के बीच में आपका ये है। सही मायने में बताऊं तो यह सुंदरबन डेल्टा दो नदियों के बीच है, हुगली और पद्मा जिनको कहा जाता है। और एक और एग्जैक्ट पॉइंटर इसके बारे में बताया जाता है जिसको आपको थोड़ा सा समझना होगा, हम बता देते हैं। ये सर ये हुगली और पद्मा के बीच में देखने को मिलेगा, लोकेट करेगा यहीं पर एग्जैक्टली, लोकेट करेगा यहीं पर एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसका, भारत के पास केवल 1/3 हिस्सा है, इंडिया के पास इसका कितना है? सुंदरबन डेल्टा का इंडिया के पास कितना है सर? 1/3 हिस्सा ही, 1/3 पार्ट जो है वो इंडिया के पास है इसका, बाकी का 2/3 बांग्लादेश के पास है। बाकी का 2/3 पार्ट जो है वो किसके पास है? बांग्लादेश के पास है 2/3, बांग्लादेश के पास 2/3 हिस्सा है। हुगली नदी गंगा का ही एक हिस्सा है। पद्मा रिवर की अगर मैं बात करता हूं सर, ये गंगा का वो हिस्सा जो बांग्लादेश में टूट कर चला जाता है, याद रखते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर, सर बराक रिवर, मेघना रिवर, यह आपके असम क्षेत्र के अंदर जो फ्लोइंग चार्ट बनता है उसमें आती है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको जो देखने को मिलते हैं दैट इज हुगली पद्मा। यही सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर आपका यहीं पर पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका यहीं पर है, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपका यहीं पर है जो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है। 7वें नंबर का सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? देखो हाइड्रोजन बम की हम बात करते हैं, ये किस सिद्धांत पर काम करता है इसके बारे में बताएंगे, ठीक बात है। चलो, और ऐसा कौन पर्सन है जो पहला हाइड्रोजन बम को बनाएगा? ठीक है, चलो बताइए। हाइड्रोजन बम, बेटा एटम बम नहीं पूछा, हाइड्रोजन बम पूछा है। पहले तो एडवर्ड टेलर नाम के पर्सन है, एडवर्ड टेलर है, एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर नाम के पर्सन है, टेलर, एडवर्ड टेलर नाम के पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे जो हाइड्रोजन बॉम्ब के जनक कहे जाते हैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब यही है, फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब यही है, हाइड्रोजन बॉम्ब आपको यही देखने को मिलते हैं। नाम क्या है? एडवर्ड टेलर, क्या नाम है? एडवर्ड टेलर नाम है, ये फादर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब हो गए। दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो पहला हाइड्रोजन बॉम्ब है यूएसए ने 1952 में आईवी मिल्क में टेस्ट में फोड़ा था, राइट, याद रखेंगे। नाम क्या है? 1952 में आईवी माइक था जो टेस्ट इसका किया था। पहला जो था हाइड्रोजन बॉम्ब वो 1952 में यूएसए के अंदर था, उसका नाम था आईवी मिल्क, आईवी मिल्क देखने को मिल जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यह विखंडन और संलयन दोनों पे काम करता है, मतलब कि इसका फिजन भी होता है और फ्यूजन भी होता है। तभी हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब की तुलना में कई गुना खतरनाक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, जो एटम बॉम्ब आपके होते हैं, जो जो हिरोशिमा और नागासाकी में फोड़ा गया था, वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता था। जो आकाश में आप देखते हो सूरज, वो फिजन पे काम करता है, वो विघटन पे काम करता है। हाइड्रोजन और हीलियम एटम टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यानपूर्वक याद रखना, इसी वजह से हाइड्रोजन बम बहुत खतरनाक होता है। ओपनहाइमर कौन था? ओपनहाइमर के द्वारा एटम बम की संरचना को तैयार किया गया था। एटम बम का जो आपका सबसे भीषण एटम बम बनाया था वो बनाया था ओपनहाइमर ने, वो ओपनहाइमर के द्वारा बनाया गया था। ओपनहाइमर ऑपरेशन मैनहट्टन करता है
ऑपरेशन मैनहट्टन के अंतर्गत फेमस हुआ था 1945 में। और इसने जो टेस्ट किया था, ऑपरेशन मैनहट्टन का जो टेस्ट होता है वो होता है ऑपरेशन ट्रिनिटी नाम से। ऑपरेशन ट्रिनिटी नाम से होता है, ये 1945 में ही हुआ था। तो वो एटम बॉम्ब था, राइट, वो एटम बॉम्ब था। आई गेस कि आप हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में जान पाए। जो एटम बॉम्ब होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, लेकिन यहीं पर हम बात करें हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो फिजन और फ्यूजन दोनों पे काम करता है। कमाल की बात ये, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको क्या देखने को मिलेगा 7 के बाद 8वें नंबर का सवाल। मानव शरीर में थायराइड की ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा तत्व अनिवार्य करता है? थायराइड के लिए कौन सा आपका जो तत्व है आपके लिए जरूरत होती है? ठीक है, चलो फटाफट से बताइए। देखो अगर मैं बात करता हूं, आपको लैरिंक्स आपको देखने को मिलता है, दिस इज नाड़, और नाड़ में ये वाला हिस्सा है थायरॉक्स है। मैं कई बार मुझे इसका चेकअप कराना पड़ता है, थायरॉक्स का चेकअप कराना पड़ता है अधिक बोलने के कारण, ठीक बात। अब एक बात इसमें समझना, थायरॉक्सिन वाले इस केस में समझना, जो थायराइड ग्रंथि है ये T3 और T4 इस दो प्रकार से आपकी रिलीज करती है, क्योंकि यहीं से हार्मोन्स निकलते हैं। T3 जो होता है इसको बोलते हैं ट्रायोडो थायोरीन, इसको बुलाया जाता है ट्रायोडियो थायोरीन इसको कहा जाता है। और जो T4 ग्लैंड आपको देखने को मिलता है इसको थायरोक्साइन कहा जाता है। बेटा T4 को बोलते हैं थायरोक्साइन, ये थायरोक्साइन आपका होता है, रॉक्साइन आपको देखने को मिलता है, थायरोक्साइन और थायरोडो थायोरीन इसको कहा जाता है, ये दो होते हैं। अब ये लैरिंक्स के नीचे होता है, लैरिंक्स हमारा बॉक्स होता है, जस्ट इसके नीचे होता है लैरिंक्स। अगर हम बात करते हैं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी से निकलते हैं। अगर पिट्यूटरी काम नहीं करेगी, अगर पिट्यूटरी काम नहीं करेगी तो वह कहां जाएगा भाई? पिट्यूटरी काम नहीं करेगी तो थायराइड भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके जो TSH होते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तब थायराइड यहाँ से एक्सक्रेट हो पाता है। और थायराइड घेंघा रोग भी आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और जो थायराइड होता है वो भी आयोडीन की वजह से मेंटेन होता है। करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर इसमें सी होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 9वें नंबर का सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित और कौन सी गैस मुक्त होती है? फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं, विच गैसेस अब्सॉर्ब्ड एंड विच गैसेस रिलीज। जैसे अब क्लास के अंदर बच्चे हैं, निकी एक बार आप चेक कर देना, ठीक है। ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिस्टिक रेट, बिल्कुल कंट्रोल करता है मेटाबॉलिस्टिक रेट, ठीक है। निकी एक बार आप रीचेक कर लीजिएगा। अब दूसरी एक बात करते हैं, ठीक है। चलिए सर हार्मोन का बड़ा लोचा है, यही पूरे फसाद की जड़ है। हाँ भाई अनुपम, ठीक। यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। बचपन में मुझे याद है वो बातें सारी बचपन की, पापा कहते थे खोटा सिक्का चलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं फोटोसिंथेसिस जरूर चलती थी। पौधों के ऊपर स्टोमेटा होता है जिससे रिलीजिंग होती है, पौधों के ऊपर स्टोमेटा होता है जिससे रिलीजिंग होती है, CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है और O2 मुक्त हो जाती है, ठीक है। CO2 आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है, O2 मुक्त हो जाती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है वो जस्ट इसकी उल्टी होती है, ठीक है। याद रखेंगे ये बिल्कुल इसकी उल्टी होती है। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। ये एक ऐसा वो है रिएक्शन है जो मुझे बहुत तगड़ी तरीके से याद है। C6H12O6 प्लस 6O2, C6 C6H12O6, C6H12O6 प्लस आपका H2O, H2 के कितने एटम चाहिए? 6 दूनी 12, 12 तो हो गए, प्लस O2 6O2 बचेगा, 6O2 आपका बच जाएगा। बैलेंसिंग आपकी हो गई है, और ये किसकी वजह से होता है? सनलाइट की वजह से। सनलाइट इसमें क्या होता है? सनलाइट इज कैटलिस्ट, सनलाइट एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता, सनलाइट इसके अंदर कैटलिस्ट आपकी हो जाएगी। तो यह जो है क्लोरोप्लास्ट में होने वाली एक घटना है जिसमें क्लोरोफिल जो होता है एक वर्णक का काम करता है, ठीक है, याद रखना। और प्रकाश संश्लेषण को लाइट रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि इसमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। तो यह आपको देखने को मिलता है नोट में, तो अच्छा खासा आपको ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इसके अंदर C6H12O6 जो बेसिकली तरीके से देखा जाए ग्लूकोज की तरह काम करता है, ठीक है, याद रखेंगे। C12H22O11 वो शुगर होता है चच्चा। 10वें नंबर का सवाल,
ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं और इनकी वायु में गति क्या होती है। इसमें साइंस के मैंने 5 क्वेश्चन डलवाए हैं और वो इसी वजह से, ताकि आप चीजों को अच्छी तरीके से कर पाए। ठीक है, याद रखना। उत्प्रेरक वही होता है जो किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन प्रक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल जो मैंने पूछा ध्वनि तरंगों के बारे में। 332 मीटर पर सेकंड चलती हैं और दीज आर अनुदैर्घ्य तरंग। दीज आर अनुदैर्घ्य तरंग आपकी होती है, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल तरंगे होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल तरंगे आपको देखने को मिलती हैं। दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल तरंगे आपकी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल तरंगे आपकी होती हैं। राइट, कैसी तरंगे होती है? लॉन्गिट्यूडनल तरंगे आपकी होती हैं। अच्छा, ये और बताइए, जो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम तापमान बढ़ा दें तो ध्वनि बढ़ेगी या घटेगी? ठीक है, अगर मैं बताऊं, अगर इफ आई इंक्रीज इफ आई इंक्रीज 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, तो इसके अंदर जो ध्वनि है ये बढ़ेगी या घटेगी? बताइए, बढ़ेगी तो कितनी, घटेगी तो कितनी, ये बता दीजिए। दूसरी चीज होती है कि ध्वनि की गति ठोस में सबसे तेज होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, याद रखना। मनुष्य कितनी सुन सकता है? सर, मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवाज है वो सुन सकता है। ये भी तगड़ा सवाल है। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि वेग जो होता है आपका, वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका लिक्विड में होता है, और फिर सबसे नीचे ठोस और लिक्विड के बाद वह काम करता है किसमें? आपकी वायु में काम करता है। अब जो दूसरा मैंने पूछा कि अगर टेम्परेचर है, तो करेक्ट आंसर ये है कि अगर 1 डिग्री बढ़ेगा तो 0.61 प्लस, ध्वनि भी 0.61 मीटर पर सेकंड इस हिसाब से प्लस हो जाए। याद रखोगे? मजा आ गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए, अगला सवाल ये रहा आपका 11वें नंबर का सवाल है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की बात करता है? प्रेसिडेंट रूल 356 में बताया गया है। अब यहां मैं बताऊं आपको कि ये कहां पर बताया गया है कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। ये कहां बताया है कि राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है, केंद्र की है। ये कहां बताया गया है कि भाई राज्य की सुरक्षा चाहते हो तो केंद्र ही उनकी सुरक्षा करेगा? बेटा, ये आर्टिकल 355 में, ये आर्टिकल 355 में, 359 में जो बताया गया, 359 के अंतर्गत अगर किसी हम फंडामेंटल राइट्स को खत्म करते हैं तो यह जिम्मेदारी किसकी है जो उसको खत्म कर सकता है? सर, एग्जैक्टली हमें पता लगता है आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग अगर किसी अधिकार को कोई खत्म कर सकता है तो वो राष्ट्रपति ही है जो खत्म कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा 11वें के बाद 12वां सवाल। शून्यकाल यानी 0 आर की अवधारणा किस देश की संसदीय प्रणाली में नहीं पाई जाती? जो 0 आर का कॉन्सेप्ट है वो कहां नहीं पाया जाता? मुझे बताओ। दोपहर 12 बजे शुरू होता है। अच्छा, इंडिया में 0 आर कब शुरू हुआ मुझे बताओ। क्या 0 आर शुरुआती तौर से था इंडिया में? क्या यह हमारी मूल संरचना का हिस्सा है? सच बताऊंगा तो चौंक जाओगे, ये मूल संरचना का हिस्सा ही नहीं है। इसको बाद में शुरू किया था एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली जो 0 आर है इसको 1962 में शुरू किया गया था। 1962 में शुरू किया गया था और ये लिखित संविधानों वाले देशों के अंदर अधिक उचित मानी जाती है। बट ये जो हिस्सा है ये कहां नहीं है? गधेड़ा पूछा है, कहां नहीं? ये ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन में नहीं है चच्चा, ये ब्रिटेन में आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मौजूद सभी छात्र एक बार क्लास को लाइक कर देंगे तो मजा ही आ जाएगा, फुल मजा आ जाएगा। गधेड़ा बोला था, एक बच्चा था। ठीक है। देखा? हिमायती। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक कह रहा है एक कह रहा है कि जीत राणा नाम ही काफी है दहशत के लिए। बेटा, मैं गुंडा नहीं हूं। ठीक है, पहले तो ये समझो। अगला सवाल समझिए, 13वें नंबर का सवाल। ये लीजिए, 13th नंबर का सवाल है। ठीक है, चलिए। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर नहीं है? सर, आर्टिकल 169 के माध्यम से अगर आप समझोगे तो यह आपको देखने को मिलता है तंबुक में, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तेलंगाना, आंध्रा और महाराष्ट्र, बिहार
उत्तराखंड और कर्नाटक का तंबूक में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तंबूक में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप याद रख लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी कि सर ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा तंबूक के अंदर। ठीक है जी, हाँ, याद रखना। तो विच डज नॉट हैव एन बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, कहां पर नहीं है? कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र में, राजस्थान में नहीं है। इसके लिए कंडीशन कितनी चाहिए, मिनिमम सीट्स कितनी चाहिए होती हैं? जो द्विसदन का मतलब होता है कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों का होना। मतलब कि चर्चा विधान परिषद और विधानसभा दोनों का होना, विधान परिषद भी हो और विधानसभा भी हो। ये दोनों चीजें जब होती हैं, विधान परिषद और विधानसभा जब दोनों चीजें होती हैं तब जाकर यह काम कर पाता है। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं विधान परिषद के बारे में, तो विधान परिषद क्या होती है? ठीक है, चलिए। बेटा कहां से सीखे हैं? ये चैट जीपीटी खोल रखी है क्या? नाम जीत राणा काम बेमिसाल है, उसके सामने नंबर 1 भी बेहाल है। वाह, ठीक है, चलिए। हाँ, गजोदर आ गया भाई। हम बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। यह आर्टिकल 169 में, 171 में बताया गया है, यह आर्टिकल 170 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंदर मिनिमम मेंबर जो हो सकते हैं 60 से लेके 500 हो सकते हैं। इसमें जो मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं, इसमें बताया गया है ये 40 से लेकर 1/3 ऑफ लोकसभा हो सकते हैं, 1/3 ऑफ विधानसभा हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी क्लियर किया गया है 169 में कि संसद के ऊपर ही निर्भर करता है बनाना या ना बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर का सवाल, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 में 5 वर्ष के लिए लागू होता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष आपके अरविंद पनगड़िया हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई। 15वें के बाद हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा, 16वें नंबर का आपका सवाल है, आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो 16वें नंबर का सवाल है, ये रहा। 15वां ही होगा। नरसिम्हन कमेटी किससे संबंधित है? मुझे बताओ। तो नरसिम्हन कमेटी है वो किससे रिलेट करेगी? नरसिम्हन कमेटी बनी कब थी? एग्जैक्टली नरसिम्हन 2 समितियां बनी हैं और ये एनपीए की समस्या को हल करने का उपाय बताती है। एनपीए की समस्या को हल करने का उपाय बताती है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं एनपीए क्या होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। इनको आप जरूर जानते होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले लोगों को आप जरूर जानते होंगे, एसेट वाले लोगों को जरूर जानते होंगे, एसेट, इनको जरूर जानते होंगे। एनपीए क्या होता है? एनपीए के बारे में मैं चर्चा करता हूं। एग्जैक्टली नरसिम्हन समिति का पहले मैं बता दूं, सर ये बैंकिंग रिफॉर्म से था, बैंकिंग रिफॉर्म से था। पहली बनी है 1991 में, दूसरी बनी है 1998 में। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ईएमआई पर कुछ खरीदा होगा, या तो आपने खरीदा हो या आपके किसी मित्र ने खरीदा होगा। बेटा सेबी के लिए नरसिम्हन समिति नहीं बनी, मांझा, संजीत मांझा। पहले सुन लो, यहां पर होता यहां पर यह है बच्चे, आपने कई बार खरीदा होगा कि ईएमआई पर आपने कोई सामान लिया हो। ठीक है, जैसे अब यहां पर आप देखते हैं हमारी क्लास के अंतर्गत एक बच्चा है जिसका नाम है गुलशन कुमार। तो गुलशन का नाम ही गुल्लू है, मैं आपको बताऊं पहले तो गुलशन का नाम ही गुल्लू है। और गुल्लू ने खरीदा था एक बैंड बाजा, बहुत बड़ा बैंड बाजा इन्होंने खरीदा था। ये बैंड बाजा इन्होंने लिया था, दरअसल मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये रहा बैंड और ये रहा बाजा, ये लिया था इन्होंने यहां पर। अब बैंड बाजा यहां पर लिया था और इन्होंने इस दुकान का नाम भी रख दिया था बैंड बाजा, बैंड बाजा। ठीक है, दिखने पर ही बाजा। इसको खरीदने में इनको लगे थे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इन्होंने ईएमआई पे खरीदे थे। 2 ईएमआई तो बैंड बाजे से दी गई, लेकिन उसके बाद बैंड बाजा बजना हो गया बंद, तो ईएमआई नहीं दी गई। जब ईएमआई नहीं दी गई किसी लोन की, लोन तो किसी बैंक से लिया होगा, जब किसी बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं जा पाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर गुल्लू के पास जो पैसे थे वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गए, क्योंकि गुल्लू ने वो पैसे वापस नहीं दिए। बैंक के लिए वो एक गुल्लू जो है एक मुश्किलात बन गई, क्योंकि गुल्लू पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, याद रखना। ये आप याद रख लेंगे। तो ये ईएमआई वाला सिस्टम आप याद रखना। बहुत सारे लोग बाइक वगैरह ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, लेकिन पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये भी आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है 16वें नंबर का, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अगर मान के चलिए महंगाई, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे समझाया जाएगा जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पर एक कार देखें, यहाँ पर आपको मैं एक कार बना के दिखाता हूँ। कौन सी कार बनाऊं ये बताओ। चलो ये मैंने बना दी है, कोई तगड़ी सी कार बना दी है, लो बेटे। ठीक है, और ये लो शीशे वगैरह भी चकाचक इसके कर दिए हैं। ठीक है, 7 सीटर बनाई है फुल।
ठीक है बेटा, हटो बच्चों है अब तो, देखो तुम। ठीक है, ये लीजिए सर, आवाज गायब हो गई है। छोटी बात बंद करे करो तुम, आवाज आवा दी है फुल, वॉइस आवा दी है फुल जिसे कहते हैं। ठीक है, अब तुम लाइक कर दो इसी बात पे। अब तुम समझो, गजोदर के पास है 20 लाख रुपए, गजोदर के पास है। ठीक है, तो गज्जू हो गया, टोनी हो गया, रंगा हो गया, गजोदर हो गया, और मेरे दो मित्र और रह जाते हैं, उनको भी लिख लीजिए। एक का नाम टिचकुले और एक का नाम बिल्लू खपच्ची। टिचकुले के पास 40 लाख है और बिल्लू खपच्ची के पास जो है वो 80 लाख रुपए है। बिल्लू खपच्ची के पास, बिल्लू खपच्ची के पास 80 लाख रुपए है। गाड़ी की सप्लाई दो है और ये गाड़ी सबको चाहिए। गाड़ी की जो कॉस्टिंग आपको देखने को मिलती है वो है 20 लाख रुपए की गाड़ी है। तो यहां आपको देखने को मिल रहे हैं लोग। ठीक है, चलिए कौन कौन है सर? गज्जू के पास 30 लाख है, टोनी के पास 60 है, रंगा के पास 70 है, गजोधर के पास 20 है, टिचकुले के पास 40 है और बिल्लू खपच्ची के पास 80 है। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत जो सामान खरीदेंगे, सामान लेना सबको है भाई साहब, सामान सबको लेना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हमें यह समझना होगा कि सामान को खरीद जो पाएंगे वो बिल्लू खपच्ची ले पाएगा या फिर ले पाएगा रंगा, क्योंकि इन दोनों के पास मैक्सिमम अमाउंट है। रीजन क्या है कि कार खरीदने वाला इन लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए पैसे की वैल्यू को कम समझती हो, इनको बढ़ाता रहेगा और बढ़ा के ले जाएगा। पहले 70 लाख में तो रंगा खरीद लेगा, फिर बिल्लू खपच्ची खरीद लेगा। तो यह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, महंगाई को बढ़ेगा। अब इसको कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तो मार्केट में जो फालतू का पैसा लोगों के पास जा चुका है वो पैसा वापस आ जाएगा आरबीआई के पास। देखो बात को समझना, रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई जो होती है, आरबीआई लोन देती है, आरबीआई के द्वारा ही लोन दिया जाता है बैंकों को। बैंक ही उस रुपए को लोगों को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं। आरबीआई एक इंटरेस्ट इनसे लेता है और ये जो बैंक वाले लोग हैं ये भी लोगों से कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। ये इंटरेस्ट इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है, जिस वजह से इनका प्रॉफिट बनता रहता है और ये आरबीआई को पहुंचाते रहते हैं। तो अगर ये इस इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे तो ये भी इस इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। तो जहां लोगों से पहले 120 रुपए आ रहे थे, अब लोगों से 160 रुपए वापस आएंगे। तो सबका खेल खराब हो जाएगा। रेपो रेट को बढ़ा देंगे, क्रेडिट कार्ड महंगे हो जाएंगे, ये सब बढ़ते रहेंगे। ठीक है, याद रखना। 17वें नंबर का सवाल, भारत में जीएसटी कितने स्तरों पर लागू है और यह किस संविधान संशोधन से लागू? मजा आ गया। तो जीएसटी कितने स्तरों पर लागू है और अगर हम बात करते हैं यह कैसे कैसे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बताओ फटाफट से करेक्ट आंसर। सर गलघोटिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, मजाक नहीं। गलघोटिया यूनिवर्सिटी का मेरा एक मित्र है जो गलघोटिया यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। ठीक है प्रोफेसर है वैसे तो वो गलघोटिया में। मैंने उससे यही पूछा था कि यही सिखाते हो बच्चों को? ठीक है, बताइए फटाफट से। एट हाउ मेनी लेवल्स इज जीएसटी एप्लीकेबल इन इंडिया एंड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इट इम्प्लीमेंटेड? यह इंडिया में किस स्तर पर है और कैसे कैसे देखने को मिलता है? देखो इंडिया के अंदर या आपको जो देखने को मिलेगी स्तर कितने हैं? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी जो होती है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए होती है। बेटा लेवल इसके दो ही हमें रखने पड़ेंगे, लोगों को लगता है कि लेवल 3 है, वो प्रकार होते हैं भाई साहब, इसके लेवल दो ही होंगे, सेंटर और स्टेट। आईजीएसटी जो होता है वो दोनों के लिए लागू करता है। तुम बेकार आदमी हो, पहले तो बात को समझना। इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो दो स्तर देखने को मिलेगा, लेवल दो ही है, या तो राज्य स्तर पर लग सकती है या स्टेट स्तर पर लग सकती है। ठीक है, चलो, और यूटी पे भी लग जाएगी, 3 ही स्तर रखो, यूटी पर भी लग जाएगी, 3 ही स्तर आप रखेंगे। राइट, 3 ही स्तर आप रखो, ठीक है 3 ही रखेगा। बट फिर वही है, यूटी पे लगने के लिए भी तो लेके आनी पड़ेगी ना भाई जीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, बट यूटी के लिए भी फिर हमें चाहिएगी। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 लागू होता है आपका कब से? 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। यह आपके भारत में कनाडा मॉडल पे काम करती है। पहली बार ये फ्रांस में आई थी। ठीक है, पहली बार ये फ्रांस में आई थी। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे, तीसरा स्तर ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखेंगे संजय पर। ठीक है, याद रखना। अरे आईजीएसटी का बात नहीं है, ये यूटी जीएसटी का आ गया। ठीक है, मेरे ध्यान में आ गया यूटी जीएसटी की। कनाडा मॉडल का जीएसटी अपने इंडिया में लागू है। 17वां सवाल होता है, लो जी 18वें नंबर का सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और यह कब लागू हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है और यह कब लागू होता है, बताइए। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आपका लागू होता है। ठीक है, चलिए 1989 में आपका लागू होता है और यह ओजोन परत से रिलेट करता है, O3 से रिलेट करता है, O3 से रिलेट करता है, ओजोन O3।
अगर O3 खत्म हो जाएगी तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में यूवी रेज आसानी से प्रवेश कर पाएंगे, ठीक है, और जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो तबाह हो जाएगा। ये एक परिस्थिति है, ठीक है, याद रखेंगे। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई समस्या आपकी होगी। और अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बात बताई, यह हस्ताक्षर इस पर 1987 में हुए थे। आपको इशू हो सकता है, इस पर सिग्नेचर 1987 में हुए हैं, बट मैंने लागू का पूछा था, मैंने लागू का पूछा था। और किगाली भी होता है एक आपका, ग्रीन हाउस से रिलेट करता है किगाली। किगाली आपका अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है। किगाली, किगाली आपके सिग्नेचर देखने को मिलते हैं, किगाली सिग्नेचर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये 2016 में हुए थे। किगाली तो 2016 में था। ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेट करेगा, ग्रीन हाउस गैस से रिलेट करेगा। ग्रीन हाउस से तो ये भी रिलेट करता है, बट ये ओजोन से स्पेसिफिक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी चीजों को खत्म कर देना, ठीक है। चलो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी चीजों को खत्म कर देना इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। मेरे ख्याल से आप समझ पाए, आपको दिक्कत नहीं हुई। हटो बचो, 19वें सवाल की तरफ चलो। और रेड डेटा बुक आईयूसीएन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। आईयूसीएन के द्वारा रेड डेटा बुक प्रस्तुत की जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर। मुख्यालय इसके आपके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलते हैं। रेड डेटा बुक उन लोगों के लिए, उन जानवरों के लिए होता है जो विलुप्त प्रजातियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आज की डेट में एक मर्यादित छात्र होना, ये आपकी एक रेड डेटा बुक में एंट्री हो चुकी है, क्योंकि रेड डेटा बुक वाले लोग मिल ही नहीं रहे, राइट। ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे, तो बात को समझना। अब जैसे भारत में चीता खत्म हो गए थे, आगे तो रेड डेटा बुक में आ गया था भारत में चीता, तो इसको लाने के लिए नामीबिया से हमने इसके साथ लिंक करी, बोत्सवाना से हमने लिंक करी। ये थोड़ी चीजें हमें देखने को मिलती है। आईयूसीएन इसके लिए काम करता है, संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है ये जारी नहीं करता। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है ये जानवरों के डेवलपमेंट पे काम करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम केवल एनवायरमेंट के लिए काम करता है, 1971। यूनेस्को काम करता है हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए, 1945 में स्थापना होती है, ठीक है, याद रखना। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 20वें नंबर का सवाल आपके सामने फेंक दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस नियम के अनुसार होता है? अकॉर्डिंग टू विच रूल डज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम? एक एनर्जी जो फ्लो होती है इकोसिस्टम में वो कैसे होती है? सो 10% रूल होता है, और ये हैमंड लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। रेमंड लिंडमैन के रेमंड हाँ, 10% रूल के अकॉर्डिंग ये काम करता है। नाम रखना, रेमंड लिंडमैन। और रेमंड लिंडमैन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। रेमंड लिंडमैन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था 1942 में। बेटा 10% रूल होता है, क्या कर रहे हो तुम? 10% रूल आपका होता है, ये पोषक तत्व होता है, ट्रॉफिक लेवल होता है। पौधे में 1000 किलोग्राम अगर कैलोरीज हैं, तो वह, अगर हम बात करें शाकाहारियों को कैसे भेजेगा, 10,000 भेजेगा। मांसाहारियां, शाकाहारी मांसाहारी को कितना भेजेंगे? केवल 10 किलो कैलोरी भेजेंगे। देखो बात को समझना, अगर पौधे हैं, पौधे से 10,000 मतलब 1,000 कैलोरी जो है वो भेजी गई किसको? शाकाहारी जानवर को, क्योंकि इसने खा ली। तो शाकाहारी जानवर से ये जो है आपकी मांसाहार वाले जानवर में जाएंगी, तो ये कितनी जाएंगी? सर ये जाएंगे खाली 100 किलो कैलोरी, 100 KCAL। ये खाली 100 KCAL जाएंगे मांसाहारी के पास। और मांसाहारी के बाद अगर कोई इंसेक्ट इनको खाता है मांसाहारियों को, तो ये खाली 10 किलो कैलोरी ही रह जाएंगे। तो 1/10 का इसमें काम होता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में 3-4 से अधिक स्तर हो ही नहीं सकते, ठीक है, याद रखेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, अब वो सेक्टर हैं चच्चा, याद रखेंगे। ये ट्रॉफिक लेवल की बात करता है, हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% का रूल काम करता है। राष्ट्रीय आय को मापने का तरीका क्या है? ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके क्या है बताएं। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों ही हो सकते हैं, और इनसे तीनों से रिजल्ट भी सेम आएगा। बट सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्शन मेथड भी अच्छा है, फाइनल प्रोडक्शन मेथड भी अच्छा है। और अगर हम बात करते हैं जो NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स हम हटा दें, तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय निकालने का सटीक तरीका। अगला सवाल ये रहा भाई जी, भारत में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? अब गौतम का कहना है सरपंच जी तो चल दिए, गांव की जिम्मेदारी कौन उठेगा? बेटा सरपंच जी इतनी आसानी से चलेगा? ऐसे सरपंच जी कहाँ है, ठीक है, सिस्टम पाड़ देंगे, आगे बढ़िए आप, ठीक है। और एक बच्चा कह रहा है सर
कि वाईफाई बंद हो गया है, 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट आम लोगों को लगते हैं, मैं आम व्यक्ति हूं, मैं नहीं आता। शिव शक्ति पॉइंट आपको याद रखना होगा। आगे बढ़िए, 24वें नंबर का सवाल। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट किस राज्य में स्थापित होने जा रहा है? गुज्जू गुजरात में जा रहा है। टाटा इसको जो है, टाटा की तरफ से इसके अंदर पूरा का पूरा समर्थन दिया जा रहा है। गुजरात में आपका होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीएसएमसी ताइवान की कंपनी है, और ये ढोलेरा गुजरात के अंदर माहिरो मारो ढोल रो कर रही हैं। तो ढोलेरा ढोलेरा गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। ढोलेरा गुजरात में रे, ढोलेरा गुजरात में रे, याद देख तो मिलेगा आपको। ठीक, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्लू भाई, ले बिल्लू का बच्ची। 25वां सवाल। भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत किस शहर में निर्मित हुआ था? इंडिया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत आपको बिल्ट होता है कौन से शहर में? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये बिल्ट होता है कौन से शहर में, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। यह आपका आईएनएस विक्रांत आपका कहां पर बनता है? सर ये कोच्चि में बना था, 2022 में नौसेना में शामिल हुआ है। इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, 2022 में सेना में शामिल हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। कोई समस्या है? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं 25 के बाद 26वां सवाल। ऑपरेशन विजय 1999 किससे संबंधित था? ऑपरेशन विजय सर यह कारगिल वॉर से रिलेट करेगा। ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर से रिलेट करेगा। भारतीय सेना ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को न केवल खदेड़ा बल्कि बहुत बुरी तरह मारा था। टाइगर हिल पर कब्जे की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण थी। टाइगर हिल पर कब्जा किया था, कारगिल वॉर के दौरान ही टाइगर हिल पर कब्जा किया था। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से याद रखना होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं 26 के बाद 27वें नंबर का सवाल ये रहा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है और इसका नाम किस गांव पर रखा गया है? सर कुचेलापुरम गांव पर रखा गया है, जो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कुचेलापुरम गांव है। ठीक, याद रखेंगे, मजा आया, बहुत बढ़िया। सिद्धेंद्र योगी ने 7वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत को शुरू किया था। ठीक है, एक बच्चा करे सर एक्सप्लेन तो किया करो ताकि याद रहे। रितेश मेरे लाल, बेटा जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, इतना जरूरी है बेटू, इतना ही आपको पर्याप्त है। मैं क्वेश्चंस की संख्या उतनी करा देता हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहे। ऐसी थोड़ी यूं ही नहीं मैं जीत राणा कहलाता यार, ऐसे मत किया। बात को समझिए, कुचेलापुरम गांव है जो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और यह किस राज्य से संबंधित है? मैंने आपको बता दिया कि सर यह कुचेलापुरम जो गांव है आंध्र प्रदेश से संबंधित है भैया। ठीक बात है। और ये सिद्धेंद्र योगी के द्वारा शुरू किया गया था 7वीं शताब्दी में। एक नृत्य नाटिका डांस जो है वह भरतनाट्यम से मिलता जुलता है। ये इसमें पीतल की परात में नाचे रे ढोलना, नाचे रे ढोलना। ठीक है, चलो 28वें नंबर का सवाल ये रहा। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं और किस धर्म से रिलेट करती हैं? अजंता की जो आपकी गुफाएं देखने को मिलती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। 2nd सेंचुरी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। इसके अंदर आपके चैतन्य है, विहार है। इसको वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा भी बनाया गया। तो 2nd सेंचुरी बीसी से आपके एडी तक रिलेट करेंगे, बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। वाकाटकों ने, विंध्यंस ने इस पे बहुत काम किया है। इसको जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में खोजा गया है। किसने खोजा था इसको? जॉन स्मिथ ने इसको खोजा था। अब लिख लो भाई, जॉन स्मिथ भाई था अपना, गजोधर है बिल्कुल। जॉन स्मिथ 1819 में आप देखेंगे किसकी खोज करता है, जॉन स्मिथ। दूसरा पॉइंट आता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? 1983 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थॉमस कप किस खेल से रिलेट करता है। थॉमस कप के बारे में बात करते हैं और भारत ने इसको पहली बार कब जीता? सर बैडमिंटन से रिलेट करता है। 2022 में इंडिया ने इसको पहली बार जीता था, थॉमस कप ने। बैडमिंटन से रिलेट करता है। थॉमस कप मेल बैडमिंटन कप है। इसी की बहन होती है उबर, उबर इसकी बहन है। उबर कप महिलाओं का कप होता है। उबर कप के लिए आज भी हम तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें उबर मिल जाए, बट मिल नहीं पा रहा है। लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, सात्विक जो आपके रेड्डी हैं, सात्विक रेड्डी हैं, ये सारे लोग गए थे और खुल के खेले थे और ये टेनिस में जीत गए थे। महिलाओं का होता है उबर, वो भारत में आज तक आया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा, क्रिकेट में डकवर्थ लुईस नियम का प्रयोग कब किया जाता है? डीएलएस कब होता है? तो डकवर्थ लुईस, जब बारिश आए और बारिश आने की वजह से खेल रद्द हो जाए। 1997 से डकवर्थ लुईस का यूज किया जा रहा है। कब से? 1997 से यूज किया जा रहा है। पहले इससे पहले रेन रूल हुआ करता था या एवरेज रन रेट रूल हुआ करता था। अब डीएलएस विधि आई है। इसको फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने विकसित किया। बाद में जो स्टीवन स्टर्न है उन्होंने इसको अपडेट किया है। जब बारिश से ओवरकम हो जाए तो डीएलएस लगता है, डकवर्थ लुईस नियम आपका लगता है। ठीक है, याद रखना, बारिश से बाधित मैचों के लिए यूज होती है। 31वें नंबर का सवाल है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है और आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वल टू mc स्क्वायर, और इनका था fg इक्वल टू
जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इनका काम था। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए इसके अंदर अपेक्षाकृत आपको सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन क्या देखने को मिलता है। देखो बात ये थी, न्यूटन गुरुत्व का बल मानते थे, आइंस्टीन इसे स्पेस टाइम की वक्रता मानते थे। वो मानते थे कि ये स्पेस टाइम की एक वक्रता है, याद रखेंगे। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत 1915 में आता है और उन्होंने ही कहा था कि ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी भविष्यवाणी उन्होंने ही की थी। और ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में लीगो ने पता लगाया था 2015। स्टेटमेंट बी सही है। वो बताते हैं कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण को बल मानते थे, आइंस्टीन इसे स्पेस टाइम की वक्रता मानते थे। वो मानते थे कि स्पेस और टाइम की वजह से ये वस्तु नीचे गिरती है, दिस इज बिकॉज ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक, याद रखेंगे कि नहीं? चलो याद रखें। 32वां सवाल, आवर्त सारणी में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को अलग क्यों रखा जाता है? जो लैंथेनॉइड्स हैं और जो एक्टिनॉइड्स हैं इनको हम अलग क्यों रखते हैं? तो इसके पीछे का कारण है, जो लैंथेनॉइड है वो एटॉमिक नंबर 57 को लेकर 57 से 71 तक लिखे जाते हैं लैंथेनॉइड, 57 से 71 तक है लैंथेनॉइड्स। और जो एक्टिनॉइड्स आपको देखने को मिलते हैं वो आपके 89 से 103 तक है। ये 89 से 103 तक है, 89 से 103 तक है। और इनको अलग रखे जाने के पीछे का कारण क्या होता है भाई साहब? अलग रखे जाने का कारण क्या होता है सर? रीजन ये है कि सर इन्हें एफ ऑर्बिटल भरता है और वे मुख्य सारणी में समा नहीं पाते। उनका एफ ऑर्बिटल भर जाता है और मुख्य आवर्त सारणी में समा नहीं पाते। एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव होते हैं लेकिन लैंथेनॉइड्स नहीं होते। सही आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं था। मैं आपको बता दूं, लैंथेनॉइड जो होते हैं, लैंथेनॉइड्स ये आपके रेडियो एक्टिव नहीं होते, और जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दीज आर रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। ये आप याद रखना, ये वाली थ्योरी याद रखना कि ये आपके जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, बात खत्म। इसका आंसर ये काट के लिखो कि जो एक्टिनॉइड्स है वो रेडियो एक्टिव है, लैंथेनॉइड्स रेडियो एक्टिव नहीं है, इसलिए इनको अलग रखना पड़ता है। ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं भाई साहब ये। 33वां सवाल, एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है और भारत कब इसका पूर्ण सदस्य बना? एससीओ का भारत पूर्ण सदस्य कब बना? कमाल की बात यह है कि एससीओ की स्थापना 2001 में होती है और इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। हेडक्वार्टर इसके कहां देखने को मिलते हैं? बीजिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे। बीजिंग चीन में इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और एग्जैक्टली एससीओ की मैं बात करता हूं तो इंडिया इसका जो सदस्य बनता अस्ताना में बना था। इंडिया इसका सदस्य बनता अस्ताना में 2017 में। इंडिया आपका सदस्य बना है बीजिंग में 2017 में। अस्ताना समिट थी। कौन सी समिट थी? अस्ताना। अस्ताना समिट आपकी हुई थी, अस्ताना कजाकिस्तान के अंदर ये समिट हुई थी और तब जाकर इंडिया इसका पूर्ण सदस्य बना। 15 जून 2001 को मुख्यालय बीजिंग में है, शंघाई में इसकी स्थापना हुई है, इसलिए इसको शंघाई कॉर्पोरेशन कहा जाता है, बट इसकी जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग है। करेक्ट आंसर सी होगा। महाकाल महाकाल जय काल महाकाल विकराल शंभु, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। ठीक है, चलिए। अगला सवाल है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है और भारत का सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? सर ये है, इसमें गलत है ये सवाल, जो है हमें अलग से बताना पड़ेगा। आर्द्र भूमियां शुरू होती हैं आपकी तमिलनाडु में, मैक्सिमम आपकी आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, चलो। मैक्सिमम वेटलैंड साइट आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती है। 1971 में ये हुआ था। यह आपको जो देखने को मिलती है इसमें ऑप्शंस नहीं है। एग्जैक्टली ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए है और तमिलनाडु में आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है। आर्द्र भूमियां आज की डेट में कहा मैक्सिमम? तमिलनाडु में मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगी मैक्सिमम। हाँ, तमिलनाडु 20 हो चुकी है, बिल्कुल। ये 2 फरवरी 1971 में हुआ था, इस वजह से 2 फरवरी को आज की डेट में आर्द्र भूमि दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी रामसर साइट हमारी कौन सी? सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी रामसर साइट। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए आपके 35वें नंबर का सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सर ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और इसको शेंगपो कहा जाता है। शेंगपो इसको कहा जाता है। ये दिबांग गॉर्ज से प्रवेश करती है, तो दिबांग से प्रवेश करती है, दिबांग दर्रे से प्रवेश करती है, दिबांग गॉर्ज हो गया है वो। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं, अनुपम कल कल देखेंगे भाई उसे। सबकी सब पहले तुम लाइक करो, लाइक ठोको। आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए। पब्लिक की डिमांड पे बोतल भी दिखा दी जाएगी, लेकिन पहले लाइक किया जाए एक तरफा। 36वां सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2 बार किसे मिल चुका है? ठीक है, एक व्यक्ति को 2 बार भारत रत्न मिल चुका है। बताइए कैसी कैसी बातें चल रही है यहाँ पे सर? ये कैसी बातें चल रही है? जो पहले व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिलता है 1954 में,
सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन। पहली बार उनका बना। 2024 में रिसेंटली आपका मिल चुका है। और कुछ विदेशी भी हैं जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मिल चुका है। मदर टेरेसा 1980 में मिला है और खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, नेल्सन मंडेला 1990 में। बेटा करेक्ट आंसर ये होगा कि किसी को नहीं, भारत रत्न जीवन में केवल एक ही बार मिल सकता है, 2 बार भारत रत्न नहीं मिलेगा। भारत रत्न केवल एक ही बार मिल चुका है, मिल सकता है, किसी को 2 बार भारत रत्न नहीं मिल सकता। ये घर का हलवा पूड़ी नहीं है जो खत्म हो गया तो दोबारा खाने आ जाओगे, ऐसा नहीं होता। 37वें नंबर का सवाल ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पर नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। सर यह आपको मोहनजोदड़ो में मिलती है, 1922 में इसकी खोज की गई है, राखलदास बनर्जी ने खोज की थी, कांस्य की मूर्ति थी। रथ चलाते हुए की लोथल में मिली थी। कालीबंगा के अंदर टूटी हुई चूड़ियां, अग्नि वेदिकाएं, ठीक है। लोथल के अंदर आपको डॉकयार्ड देखने को मिलता है और हड़प्पा के अंतर्गत आपको एक जो है पशुपतिनाथ की मोहर मिलती है जो इंपॉर्टेंट है। 38वां सवाल ये रहा, केंद्र सतर्कता आयोग सीवीसी के बारे में कौन सा कथन सही है, बताइए। सीवीसी के बारे में कथन मुझे बताओ कौन सा सही है, कौन सा कथन सही नहीं है सीवीसी के बारे में। सर स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक रहे हैं 2003 में क्यों बनेगा भैया। केंद्र सतर्कता आयोग बनता 1964 में, केंद्र सतर्कता आयोग बनता 1964 में और इसके लिए संथाराम समिति आई थी, जिसने सीबीआई को बनाया था उसी ने इसको बनवाया था। कार्यकाल इनका होता है क्या भला सर, 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो जाए। ये स्टेटमेंट गलत है, एक संवैधानिक निकाय है। सीवीसी की हम बात करते हैं, विजिलेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, तो नहीं स्थापना 2003 में हुई, सही तो बात है। मुझे लगा एक्ट का बोल रहा है भाई, ये स्टेटमेंट सही है। एक वैधानिक संस्था 2003 में इसके अधिनियम से बनी है, लेकिन 1964 में यह प्रस्तावित थी, बनी है 2003 में जाके है। अब बनी 2003 में जाके, सही पूछा, हाँ सही बता, बनी 2003 में जाके ही है। बेटा बहुत मारूंगा, ध्यान नहीं दे रहे हो। 1964 में प्रस्तावित थी। कब थी प्रस्तावित? प्रस्तावित थी 1964 में। संथाराम ने सिफारिश करी थी, लेकिन ये बनती है 2003 में, एक्ट आता है 2003 में। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल। मराठा साम्राज्य के बारे में चौथ कर आय का 1/4 होता था और सरदेशमुखी 10% होता था। चौथा सरदेशमुखी दोनों की शुरुआत औरंगजेब ने की थी। अच्छा, क्या औरंगजेब इनकी शुरुआत करेगा? बेटा औरंगजेब क्यों करेगा, मराठों ने करेंगे। बाजीराव वन के काल में मराठा साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत हुआ है। परफेक्ट स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा और चौथा। बसीन हो, सिलसत हो, सब इन्होंने ही कब्जा किया। और यह आपकी आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने फेंक दिया गया। किस अभिलेख में अशोक ने पहली बार खुद को देव नाम प्रियदर्शी कहा था? देव नाम प्रियदर्शी कहा था, इसके बारे में आप जरूर बताएं, ठीक है, याद रखना। मैं बता देता हूं, गुर्जर अभिलेख जो है, गुर्जरा है, गुर्जरा अभिलेख है इसका, और मास्की अभिलेख है। इसमें इसका नाम अशोक का नाम अशोक ही था। अशोक का नाम क्या था? अशोक का नाम अशोक ही रखा गया था, ठीक है, अशोक का नाम अशोक ही रखा गया था। बात खत्म है। अब हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुल के खेलिए और कल मिलेंगे। एक आपसे विशेष अनुरोध है, अगर आप छोटी सी मेरी कहना मान सकते हो तो वो मान लेना। एक छोटी सी बात है, ये कहना आपको मानना है मेरा। ये ना आप लोगों के लिए, आप लोगों के अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है और प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास डाली है और एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास के लिए हम लोगों ने यहां पर ये इवेंट भी लगा दिया है, तो इसको लाइक जरूर कर देना। और एक और बात, आप लोगों के लिए एक नया चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है जीत राणा क्लिप्स। आज तारीख 21 फरवरी को मैं इस चैनल को आप लोगों के सामने अपने संपूर्ण समर्थन के साथ, जो संपूर्ण समर्थन मेरे सामने ही यहाँ पर है, इनके कहने पर और इनके समर्थन से इस चीज को स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी अपना पूरा प्रेम भाव उस पर जरूर देंगे, आपका समर्थन बना रहना चाहिए। चैनल का नाम है जीत राणा क्लिप्स, उसके लिए आप रेडी रहना। लिंक आपकी जो है टेलीग्राम में डाली जा रही है, ठीक है, लिंक आपको टेलीग्राम में भेजी जा रही है, ठीक है। और उसके बाद हम मिलते हैं कल, सीधा पहुंचे टेलीग्राम में। चैनल इवेंट को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।